हेलो बच्चों। बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको मैं काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 8.1 8.2 एनसीईआरटी की हम कवर कर चुके हैं, तो आज मिसलेनियस कवर करेंगे। ठीक है, आज आप कह सकते हो एनसीईआरटी से तो आपकी लास्ट ही क्लास है, बट इसके बाद भी हम एक वीडियो और लेंगे, एक क्लास और लेंगे, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं सीबीएसई में, जिस टाइप के आ जाते हैं। तो आज एनसीईआरटी तो अपनी आज ही ख़त्म हो जाएगी भाइयों। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला दिस बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले तो ये पैराबोला आपको पता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा तो 0 से शुरू होगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएगा, यानी ये बनेगा पैराबोला, है ना। अपना पैराबोला कैसे बन जाएगा भाई, ऐसे। अब कह रहा है और क्या बनाना है, पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है भाई, पता है? पैराबोला का जो फोकस होता है a,0, उससे जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम ये 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई लंबी चौड़ी इतनी बात नहीं है ना, इतना डिटेल में हमें यहाँ जाना है, बस आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। फोकस से ये जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं। फोकस क्या था पैराबोला की, वैसे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, आपने 11th में देखी होगी। तो ये जो 4a लिखा होता है, तो जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो होता है x इक्वल्स टू ए से जो लाइन पास करती है, कहाँ से, ए से। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये ए कहाँ से मिल रहा है, इधर से 4a। अब हर बारी पेपर में ज़रूरी तो नहीं है 4a लिखा होगा, है कि नहीं। मान लो ऐसे लिखा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखा होता 16x, तो आप उसको क्या लिख लेते हैं, 4 × 4 × x लिख सकते थे ना, 4 × 4 × x। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, तो आपको a दिख रहा है, क्या आएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो फिर यहाँ हम 4 लिखते हैं। तो ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इस हिसाब से आप a निकाल सकते हो, और फिर x इक्वल टू a पे जो लाइन बनेगी वही लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है ना। एक और देख ले, जैसे मान लो ऐसा होता, ऐसे होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो क्या करते हैं हम इसको लिख सकते हैं 9/4, है ना, इंटू 4 × x। नहीं लिख सकते क्या, और ये 4 और 4 कट के 9x ही तो आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको और इसको देखो तो आपको a क्या दिख रहा है, a क्या दिख रहा है, a दिख रहा है ना 9/4, तो इस a की जगह हम क्या लिखते हैं फिर 9/4, फिर 9/4 से जाती लाइन। बस यही होता है लेटेस्ट रेक्टम, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब ये एरिया निकालना तो सुपर इजी है, क्या दिक्कत है, इन दोनों के बीच का एरिया दिख रहा है ना भाई, क्या है, ये एरिया निकालना है। ये तो बहुत निकाल लिया हमने ऐसे, तो अब तो मजाक लग रहा होगा ये, कैसे करेंगे इस एरिया को, सिंपल है बहुत, एक ही कर्व की बात हो रही है यहाँ तो, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से a y ऑफ पैराबोला, सही है ना भाई। 0 से a तक पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे, कौन सा एरिया मिलेगा, कर्व के नीचे एक्सिस के ऊपर, ये वाला। हम नीचे का भी तो चाहिए तो डबल कर देंगे, ठीक है ना, बाहर 2 लिख देंगे, बस हो गया। y पैराबोला की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या आ जाएगी यहाँ से y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 2√a√x, सही है ना। ये y स्क्वायर था तो y की वैल्यू ये आ गई, ये डाल दो यहाँ पे, बस क्या निकाली है वैल्यू भाई, 2√a√x, सही है ना। 4√a तो बाहर ही हो गया अपना, इसकी इंटीग्रेशन अब आप कर ही लोगे, कर लोगे ना भाई इसकी इंटीग्रेशन। ये a लिखा है, कहीं 9 समझ लो इसको, बस ख़त्म। ठीक है भाइयों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन ख़त्म, इजी। बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें आज आपको एक नई बात देखने को मिलेगी। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस। ऑर्डिनेट का मतलब होता है, वैसे तो वाई एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन, ऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों वर्टिकल लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस।
तो अब ये कह रहा है 2 लाइन्स है ये भी, तो एक x इक्वल टू -1, एक x इक्वल टू 1, और एक x एक्सिस है और एक ये वाली लाइन है। अब ये लाइंस तो इजीली बना लेते हैं हम। अभी ग्राफ को मत देखो आप, अभी इसको देखो बस। ये लाइन तो आप इजीली बना लोगे, वर्टिकल लाइंस है, x एक्सिस पहले से ही बना होता है। इसको बनाने के लिए आपको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी, है ना। ये लिखा है y इक्वल्स टू 3x + 2, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो y - 3x इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो y/2 + x/-2/3 ये आ जाएगा ना। नहीं समझेगा क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं। देखो y/2 - 3x/2 इक्वल टू 1, फिर y/2 बीच में प्लस कर दिया और ये वाला 3 ले गए नीचे, -2/3, ठीक है ऐसे। तो ये बन गई। अब ये लाइन आपको दिख रहा है, y को 2 पे कट कर रही है, x को -2/3 पे। ये y एक्सिस जो है अपना, इसको 2 पे कट कर रही है, x एक्सिस को -2/3 पे ज्वाइन करके हमने ये लाइन बना दी पूरी, ठीक है ना। एक लाइन क्या है, x इक्वल्स टू -1, ये बना दी। एक लाइन है x इक्वल्स टू 1, ये बना दी। एक है x एक्सिस, ये बना हुआ है पहले से ही, ठीक है ना। सब ड्रॉ कर दिए, सिंपल है। अब कह रहा है कि एरिया निकालो, ये वाली लाइन x एक्सिस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में। तो कौन सा एरिया भाई, देखो ये सारा एरिया है, ये भी है कि नहीं भाई। देखो ना आप ना, वर्टिकल लाइंस को मत देखा करो। वर्टिकल लाइन तो हमारे को सिर्फ लिमिट देती है कि हमें एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक एरिया लिखना है। आप इसको और इसको देखो, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कौन कौन सा एरिया है। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एरिया भी है, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एरिया भी है, दोनों है ना। तो दोनों निकलेंगे। इधर तो हम डबल वबल भी नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि ये तो अलग है, छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है। तो अब ये नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे, ये अभी तक हमने नहीं निकाला अलग से, है ना। ये देखना है अब। ये वाला तो सिंपल निकल जाएगा, सिंपल है कि नहीं है। देख लो भाई इस एरिया में क्या दिक्कत है। इस एरिया में दिक्कत क्या है, -2/3 से लेके 1 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो, बस ख़त्म। सही है कि नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे, -2/3 से 1 तक किसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस वाली लाइन को, है ना, ताकि हमको ये सारा एरिया मिल जाए अंडर द लाइन एक्सिस के ऊपर। और लाइन के y की वैल्यू क्या है, ये रही 3x + 2, ठीक है। तो ये अपने को कौन सा एरिया मिल गया भाई, ये मिल गया ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, -1 से 2/3, -1 से -2/3, ये तो एक्सिस के नीचे है ना, एक्सिस के नीचे है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज देख लो आप एक्सिस के ऊपर, ऐसे क्या करो मिरर इमेज। देखो आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप यूँ इंटीग्रेशन करोगे ना -1 से -2/3 इसी लाइन की, ध्यान से सुनना बात, जब आप -1 से -2/3 तक इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करोगे, तो ये जो एरिया निकलेगा ना ये वाला, ये नेगेटिव निकल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो क्या निकलेगा, नेगेटिव। क्यों निकलेगा उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया नेगेटिव निकलेगा क्यों, ध्यान से सुनना, जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो रट लेना जो बताऊँगा भाई। क्या होता है, इंटीग्रेशन से नीचे का एरिया कभी निकलता ही नहीं है, इंटीग्रेशन नीचे का एरिया निकालते ही नहीं है। तो जब हमें ऐसे नीचे का एरिया निकालना होता है ना, तो हम उसकी ना मिरर इमेज सोचते हैं कैसे ऊपर। क्या करा हमने, इस वाले की मिरर इमेज बना दी है ऊपर। अब हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो इस वाली लाइन की इक्वेशन y = fx है, तो इस वाली की जो मिरर इमेज बनेगी वो तो y = -fx होगी ना। दिमाग लग पा रहा है इस बात का कि भाई अगर इस वाली लाइन की y = fx है, तो मिरर इमेज यहाँ जाऊँगा तो y का साइन चेंज हो जाएगा ना भाई। नीचे y नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, तो एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर नीचे y fx है तो ऊपर क्या हो जाएगा, -fx। इसका एरिया तो मैं नॉर्मली निकाल सकता था, है ना। अगर मैं इसका एरिया निकालता -1 से -2/3 तक, इसको इंटीग्रेट करता, वो पॉजिटिव आता, और ये है -fx, और नीचे क्या है +fx। तो ऑब्वियस है अगर मैं fx को इंटीग्रेट करूँगा तो एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जिनको बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो, सीधा बात सुनो कि इंटीग्रेशन से अगर आप नीचे का एरिया निकालते हो ना, -1 से -2/3 इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे, तो एरिया की वैल्यू तो सही होगी बट वो नेगेटिव आएगी,
क्योंकि आप एक्सिस के नीचे का निकाल रहे हो। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं। क्या करते हैं, मॉड। क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, दोनों को ऐड करूँगा तो एरिया तो कम हो जाएगा उल्टा। मुझे तो इस एरिया को और इस एरिया को ऐड करके टोटल एरिया बताना है ना। तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा था, एक्सिस के ऊपर था, -2/3 से 1 तक जो निकाला था वो तो पॉजिटिव ही आ रहा था। तो हमने क्या करा है, ये -1 से -2/3 तक जो निकाला है, वो जो एरिया पूरा निकल जाएगा रिजल्ट, एंड में उस पर मॉड लगा दूंगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए और इसमें ऐड हो जाए। ठीक है ना, समझ गए ना। अब क्या होगा, ये तो आएगा ही पॉजिटिव, इसको जब आप पूरे को इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे नेगेटिव आएगा, बाहर मॉड लगा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है ना, ये मॉड अंदर नहीं लगा, पहले आपने पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। मान लो कुछ ऐसा आ गया, -6 सॉल्व करके बाहर मॉड है, एंड में उसे +6 कर देंगे, इस वाले का आंसर जो आ रहा होगा वो ऐड कर देंगे। ठीक है, बस ये नई बात थी कि जब भी आपको नीचे का एरिया निकालना हो वैसे ही करो जैसे करते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन को इंटीग्रेट करो तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इस एक्सिस पे और इस लाइन को इंटीग्रेट करूँगा तो दोनों के बीच का आएगा। देखो ऊपर भी तो यही चीज़ होती है, जब आप किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हो किसी एक्सिस पे तो कौन सा एरिया निकलता है, एक्सिस और उस कर्व के बीच का एरिया। नीचे भी वही होगा, इस एक्सिस पे लिमिट लिया, इस लाइन को इंटीग्रेट करा, दोनों के बीच का ये एरिया निकल जाएगा, बट वो नेगेटिव निकलेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, बस ख़त्म। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 से 2π। आपको cos का ग्राफ बनाना मैंने बता ही दिया था कि cos 0 डिग्री पे क्या होता है 1, फिर गिरते गिरते 90 पे 0 हो जाता है और कम होता है, पाई पे क्या हो जाता है -1, ये हो गया ना -1, फिर बढ़ता है 3π/2 पे 0, फिर 2π पे 1, ऐसे ही चलता रहता है आगे। पर हमें उसने कहा है 0 से लेके 2π तक बनाना है बस। x = 0 तो यही लाइन हो गई ना, और x = 2π है, बस यहीं तक बनाना है। ठीक है, यहीं तक बनाना है। तो कौन सा बन रहा है भाई एरिया, ये सारा एरिया बन रहा है अपना, है ना। इसमें इसको लिखना चाहिए था साथ में x एक्सिस, तो आप मान लो साथ में विद x एक्सिस है, विद x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस भी लिखा हुआ है। तो कौन सा एरिया निकालना है अब अपने को, सारा एरिया ये। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारा एरिया कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो। देखो ये जो हमारी कर्व है, इस कर्व के y की वैल्यू क्या है, cos x ही तो है ना। तो कर्व के y को इंटीग्रेट करना है, मतलब cos x को इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से सुनो, 0 से π/2 तक रिक्वायर्ड एरिया, 0 से π/2 तक तो सीधा cos x को इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है ना, 0 से π/2 तक cos x को इंटीग्रेट करूँगा तो ये हमें एरिया ये वाला मिल जाएगा, प्लस π/2 से 3π/2 तक, ये π/2 से 3π/2 तक cos x को इंटीग्रेट करूँगा। लेकिन क्या होगा भाइयों, क्या होगा, चलो पहले मैं सारा लिख देता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। 3π/2 से 2π तक भी cos x। एक बात बताओ, जब हमने यहाँ भी 0 से π/2 भी cos x लिया है, π/2 से 3π/2 भी cos x लिया है, 3π/2 से 2π भी cos x ही लिया है, तो सीधा 0 से 2π कर देते cos x, है कि नहीं। ऐसे क्यों करा है, ऐसे इसलिए करा है क्योंकि बीच पे भाई ये नीचे का एरिया है। π/2 से 3π/2 तक जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे वो नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो वो तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये तो इन दोनों में ऐड करूँगा तो एरिया कम हो जाएगा उल्टा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें मॉड लगाना पड़ेगा। समझ गए ना बात, कि ये वाला एरिया तो मुझे दिख रहा है ऊपर है एक्सिस के, तो सही पॉजिटिव निकलेगा। ये एरिया भी एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव निकलेगा। बट ये एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव निकलेगा, इसलिए हमने बाहर मॉड लगाया, इसको अलग से इंटीग्रेट करा कि भैया बाहर मॉड लगा के इसको इंटीग्रेट करो। अब ये जो भी आएगा सॉल्व करके उसको पॉजिटिव लिख देना और फिर इनमें ऐड कर देना। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा तरीका। पेपर में अगर आपका क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया तो आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि टीचर देखना चाहता है कि आपको नीचे के एरिया का पता है ना, पॉजिटिव करना होता है। 6 नंबर में ऐसे ही करना है। बाकी मैं इसको शॉर्टकट में भी कर देता हूँ, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 1 मिनट का काम है। सीधा 0 से π/2 निकालो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म हो गया क्वेश्चन।
सीधा 0 से π/2 तक का ये एरिया निकालो, ये वाला, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये एरिया, अब ये देखो डिवाइड हो रहा है, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये चारों का एरिया बराबर ही होता है आगे भी जितने चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कॉस का कर्व ये चलता है तो ये एरिया, ये एरिया, ये सब बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। तो भैया ये जैसे आधा कर दिया हमने इसको यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ये चारों एरिया इक्वल ही है, तो 1 निकाल दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन पेपर में 6 नंबर का आएगा तो भाई आप ऐसे ही कर लेना। हाँ, आंसर वेरीफाई कर सकते हो ऐसे, ऐसे करोगे ना 6 नंबर के क्वेश्चन में कई बार टीचर काट देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपको नीचे का एरिया निकालना आता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं पता, उस पर मॉड लगाना है, ठीक है। समझ गए भाई, बढ़े आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन, इसकी फिगर बड़ी झोल झाल थी इसलिए पहले से ही बना ली। मैं तो ज़्यादातर पहले से ही बना लेता हूँ थोड़ी, ताकि साफ़ सुथरी हो जाए। देखो भाई, इसलिए मैं पहले से बना के रख देता हूँ, आपने तो क्वेश्चन पढ़ के ही बनानी है। साथ साथ समझा देता हूँ क्या बनी है। कह रहा है प्रूव दैट द कर्व्स दिस डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे पहले। अभी इनको मत पढ़ो, आप इनको मत पढ़ो, आप बस ये देखो। कह रहा है एक स्क्वायर बन रहा है इन 4 लाइनों से, 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, इनसे एक स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है आपको। देखो x इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस खुद ही होता है ना। y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है, x एक्सिस होता है, सही है। x इक्वल टू 4 की लाइन ये बना दी हमने, y इक्वल टू 4 की लाइन ये बना दी। तब आपको ये स्क्वायर दिख गया कि नहीं दिख गया, ये एक स्क्वायर बन रहा है ना। अब हमको क्या शो करना है कि ये जो हमारा स्क्वायर बन गया है, ये वाला स्क्वायर, ठीक है, हमको शो करना है ये जो स्क्वायर बना है, ये दोनों जो कर्व्स हैं, ये दोनों जो पैराबोला है, ये इस वाले स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 3 हिस्से तो आपको दिख ही गए होंगे ना, 1 2 3, हमें शो करना है ये तीनों एरिया बराबर है, ठीक है। ये पैराबोला तो आपको बनाने आते हैं ना, ये कौन सा है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, 0 से ही शुरू होगा, तो ये वाला बन गया, ठीक है। ये पैराबोला कौन सा है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। तो उससे हमें दिख गया कि ये जो हमारा स्क्वायर था ये 3 एरियाज़ में बट गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सही है ना। ये पॉइंट 4 ही है, हमें पता है। कैसे, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, आपका 4 ही निकलेगा, x भी 4 आएगा, y भी 4 आएगा, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। तो ये जो जहाँ पे कट रहे हैं ये दोनों पैराबोला, वहाँ पे x भी 4 है, यानी ये, और y भी 4 है, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं कटते तो फिर कुछ और ही फिगर बन जाती, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है अपना, कि अपने को शो करना है ये जो एरिया है, एरिया नंबर 1, ऐसा इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3, ये तीनों इक्वल है, ऐसा हमें शो करना है, ठीक है। ये तीनों इक्वल है, वो तो शो करना है कि ये जो स्क्वायर का एरिया है, ये जो पैराबोला बना है, इसने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 का एरिया इक्वल है, ऐसा शो करना है। तो बस निकाल लो ये एरिया, उसमें क्या है, एरिया निकालो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे थर्ड वाला एरिया निकालना है आपको, थर्ड वाला, ये देखो थर्ड वाला एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल है तो बोला, ये एरिया है ना थर्ड वाला, कि 0 से 4 तक बस ये वाले पैराबोला को इंटीग्रेट कर लो, अंडर द कर्व निकल जाएगा, है कि नहीं। 0 से 4 तक ये वाले पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूँ तो अंडर द कर्व ये एरिया निकल जाएगा, है ना। और ये कौन सा वाला पैराबोला है, अलोंग वाई एक्सिस वाला, है ना। तो क्या करना है भाई, 0 से 4 तक ये जो वाई एक्सिस वाला पैराबोला है इसको इंटीग्रेट कर दो, इस वाले पैराबोला पे चलो, वाई वाला पैराबोला ये है, इधर से वाई की वैल्यू क्या दिख गई आपको, x²/4, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, x²/4 निकल गया थर्ड वाला एरिया। समझ गया ना बात भाई। 0 से 4 तक अगर इस पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे अंडर द कर्व एक्सिस के ऊपर, ये एरिया निकल तो जाएगा। और ये कौन सा वाला पैराबोला है, वाई एक्सिस वाला, उसकी इक्वेशन हमें ये दे रखी थी 4y = x², ठीक है। तो y क्या आ गया, x²/4, तो बस इंटीग्रेशन कर ली, थर्ड एरिया निकल गया। अब सेकंड एरिया कैसे निकलेगा भाई, सेकंड एरिया कैसे निकलेगा, देखो 0 से 4
ध्यान से देखो भाई, 0 से 4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, है ना, क्योंकि इस वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा तो ये सारा एरिया निकलेगा, सेकंड और थर्ड दोनों निकलेंगे, है ना, और ये वाले पैराबोला को करूँगा तो खाली थर्ड निकलेगा। तो क्या करेंगे भाई, 0 से 4 क्या करेंगे, ये जो x के अलॉन्ग वाला पैराबोला है इसकी y की वैल्यू निकाल के लाते हैं पहले। तो क्या है इसकी y की वैल्यू, ये रही, इधर से क्या आ जाएगी y की वैल्यू, 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगी ना, तो 2 स्क्वायर रूट x, और दूसरे वाले पैराबोला की y की वैल्यू तो ये है ही x स्क्वायर बाय 4। सही है, समझ गए ना भाई कि ये एरिया नंबर 2 कैसे निकला है। एरिया नंबर 2 ये तो कॉमन सेंस है यार। देखो यहाँ से यहाँ तक आप 0 से 4 तक इस पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो अंडर द कर्व आपको 2 और 3 दोनों मिल जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो ये 2 और 3 दोनों मिल गए, और 2 का एरिया ये निकाला हुआ है पहले से, वही माइनस कर दो, चाहे चाहे दोबारा कर लो इंटीग्रेशन। अब ये फर्स्ट एरिया निकालना है, तो फर्स्ट एरिया एक काम और कर सकते हो, क्या करो, स्क्वायर का एरिया निकाल लो, 4 × 4 16, उसमें से 2 और 3 का एरिया माइनस कर दो, फर्स्ट आ जाएगा, और इंटीग्रेशन से ही निकालना है, तो मैं तो कहूँगा उसको y एक्सिस पे ही कर लो, इजी पड़ेगा। देखो अगर आप इसको y एक्सिस पे देखो, 0 से 4 आपको सिर्फ ये वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, पैराबोला के नीचे एक्सिस के ऊपर फर्स्ट एरिया मिल जाएगा ना, तो इसको y एक्सिस पे कर लो, आसान पड़ेगा। 0 से 4 y एक्सिस पे कर रहे हैं तो dy है ना, सही है ना, y एक्सिस पे कर रहे हैं इस वाले पैराबोला को इंटीग्रेट। ये कौन सा वाला पैराबोला है, x वाला, ये वाला, तो इधर से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, y स्क्वायर बाय 4 डाल दो, y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। चाहो तो x पे भी कर सकते थे, फर्स्ट वाला एरिया भी x पे निकल जाएगा। 0 से 4 तक क्या करो, इस वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दो और ये वाला पैराबोला माइनस कर दो, निकल जाएगा नहीं फर्स्ट एरिया भाई। 0 से 4 तक अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूँगा तो सारा एरिया निकल जाएगा 1 2 3, और उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ पैराबोला तो ये सारा हट जाएगा, फर्स्ट बचेगा, ठीक है। कई तरीके हैं, तीनों एरिया निकाल लो, इक्वल आ जाएंगे, ख़त्म क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दो बार तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जब भी बेटा आपको ये दो चीज़ें दे रखी है ना कहीं पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिख गया ना, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों अपने आप में चिल्ला के क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी इन दोनों ने बोल दिया जो भी शेडिंग करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना, बाकी तुम्हारा जो दिल कर रहा है करो, पर अपनी औकात फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रखनी है, ठीक है। तो अब इन दोनों का और कोई काम नहीं है, बस हमें याद रखना है कि हमें शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है, उससे बाहर नहीं जाना। बाकियों से मिलते हैं अब एक ये है, इसको देखो क्या है ये, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है ना। ऐसे हम अलग अलग तोड़ के लिख रहे हैं इनको, एक ये हो गई, अब एक ये है y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक और है देखो ये x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब सब जाने पहचाने लग रहे हैं, ये पैराबोला दिख गया, y के अलॉन्ग बनेगा, है ना, 1 से शुरू होगा, ये लाइन दिख गई, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना ले, ये क्या बन जाएगी देखो, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी y अपॉन 1 x अपॉन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, सही है, ठीक है ना। ये x को यहाँ ले आए और ऐसे लिख दिया। अब हम इन सब की फिगर बना सकते हैं, ये तो x एक्सिस y एक्सिस ही है ना, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस, ये तो बने ही रहते हैं। इसको बनाना है, इसको बनाना है और इसको बनाना है। ये क्या दिख रहा है आपको, पैराबोला, कहाँ से शुरू होगा, 1 से, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रही है जो कि y को 1 पे काटेगी, x को -1 पे, और यूँ बन जाएगी, है ना। और ये क्या दिख रही है, एक लाइन x इक्वल टू 2 की लाइन, ऐसे बन जाएगी। देखो सब बना रखी है मैंने,
ये आपका पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी लाइन है जो x को कहाँ कट कर रही है, -1 पे, और y को कहाँ कट कर रही है, +1 पे। और ये आपकी एक लाइन है एक और जो कि x इक्वल टू 2 वाली है। तीनों चीज़ें हमने बना दी, सही है भाई। अब इनकी शेडिंग देखनी है, करनी कहाँ है। कई बच्चे आंख बंद करके यहाँ पे शेडिंग कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनइक्वालिटी दे रखी है, उस हिसाब से शेडिंग आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो x लेस देन इक्वल टू 2, इसको देखना बहुत आसान है। x 2 से कम कह रहा है, x लेस देन 2 मतलब इधर या इधर। भाई इधर तो x 2 से ज़्यादा होता है, इधर 2 से कम होता है। यानी जो भी शेडिंग करनी है वो इस लाइन के इधर इधर करनी है ना। एक एरो डाल के छोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भैया इस लाइन के इधर इधर शेडिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो करनी है शेडिंग, वो तो याद रखना ही है। दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पैराबोला है ना ये वाला, ठीक है। अब इसके चेक करनी है कि इसके नीचे शेडिंग होगी या इस पैराबोला के ऊपर शेडिंग होगी, ये चेक करना है। इसके ऊपर के इसके नीचे, वो कैसे चेक होगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे जो इस पे लाई नहीं कर रहा हो। जैसे 0 0 0 0 पैराबोला पे लाई नहीं कर रहा, तो इसको पुट करके देख सकते हो। आपके पैराबोला की इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें अगर आप x और y की जगह 0 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। बात सही है कि गलत है, सही है। 0 1 से छोटा होता है, यानी हमने जो पॉइंट 0 0 डाला है उसी की तरफ शेडिंग होगी, मतलब पैराबोला के नीचे शेडिंग होगी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बात कि पैराबोला के नीचे करनी है शेडिंग, यानी जो ये वाला एरिया ये तो शेड नहीं हो सकता क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर है, ठीक है। हमें शेडिंग कहाँ करनी है, पैराबोला के नीचे। अब चेक करते हैं इस लाइन को, इसके कहाँ शेडिंग होनी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस वाली लाइन की ये इक्वेशन थी, ठीक है, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसमें भी हम 0 0 डाल सकते हैं क्योंकि लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही। इसमें 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। सही है कि गलत है, सही है। यानी इस लाइन के भी नीचे ही शेडिंग होगी क्योंकि 0 0 इसके नीचे है और वो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो तो भैया इस लाइन के भी नीचे ही शेडिंग होनी है। अब आप देख लो कहाँ करोगे शेडिंग। अब देख लो, आपको पैराबोला के नीचे करनी है, लाइन के भी नीचे करनी है, इससे इधर करनी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। तो कौन सा एरिया दिख गया, ये दिख गया मुझे। तो देखो ये एरिया, क्योंकि ये एरिया पैराबोला के नीचे है ना। ये एरिया हर जगह ही क्या है, पैराबोला के नीचे है, लाइन के भी नीचे है। वही देख लो, पैराबोला तो यूँ जा रहा है तो ये सारा एरिया पैराबोला के तो नीचे ही है और ये सारा एरिया लाइन के भी नीचे ही है ना। भाई अगर ये वाला एरिया शेड कर दूंगा पैराबोला के ऊपर हो जाएगा, ये शेड करूँगा लाइन के ऊपर हो जाएगा। मुझे दोनों के नीचे चाहिए था और 2 के इधर इधर चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो ये सारे एरिया चाहिए। बात ख़त्म। अब ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। पहले ये वाला पॉइंट निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है, ये 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। देखो दिखा देता हूँ आपको यहीं से। ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये लाइन की है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना। तो ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों इक्वल रख दो। क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो 1 और 1 तो कट गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1, एक्स की 2 वैल्यू आ गई 0 और 1। 2 जगह काट रहा है वैसे भी, देखो एक यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे एक्स क्या है 0, एक यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे एक्स हो गया 1, ठीक है ना। तो अब ये एरिया निकाल लो भाई। अब सोचो कैसे निकलेगा। अब आपको दिख रहा है 0 से 1 तक इंटीग्रेशन किसकी करनी चाहिए, पैराबोला की, है ना। तभी तो उसके नीचे ये सारा एरिया निकलेगा, है ना। और 1 से 2 तक किसके नीचे इंटीग्रेशन करनी चाहिए, लाइन की, तभी ये सारा निकलेगा। सही बात है ना। अगर 0 से 1 हम लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे तो लाइन के नीचे तो ये एरिया भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, तो यानी ये वाला फालतू में निकल जाएगा। और 1 से 2 तक अगर पैराबोला को इंटीग्रेट करूँगा तो उसके नीचे तो सारा है, तो ये फालतू में आ जाएगा। तो क्या करो, 0 से 1 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करो
ताकि आपको कर्व के नीचे एक्सिस के ऊपर ये एरिया मिल जाए। 1 से 2 तक लाइन को इंटीग्रेट करो ताकि आपको ये मिल जाए, टोटल हो जाएगा ख़त्म। सही है। तो क्या हो गया भाई रिक्वायर्ड एरिया? रिक्वायर्ड एरिया हो गया जी 0 से 1 तक y ऑफ पैराबोला को इंटीग्रेट करो और 1 से 2 तक y ऑफ लाइन को इंटीग्रेट करो। y ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है? यहीं पे दिख रही है हमें, ये रही देखो y ऑफ पैराबोला की वैल्यू x² + 1। वन से 2 तक किसकी वैल्यू लिखनी है? y ऑफ लाइन की। y ऑफ लाइन की वैल्यू कहाँ है? ये रही x + 1। ठीक है, बस कर लो भाई इंटीग्रेट, ख़त्म क्वेश्चन, समाप्त। क्वेश्चन समाप्ति की घोषणा हो गई भाई। इजी है ना? इजी है भाइयों, सरल क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है अब अपना। हाँ तो भाई अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पैराबोला का ग्राफ बनाना तो आता ही है, y = x² का आता है ना, कि ये पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसे ही बनता है ना भाई। ठीक है, अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है y = x⁴, तो ये भी ऐसा ही बनता है, बस ये क्या होता है y के थोड़ा और पास आ जाता है, मतलब पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला। अगर y = x⁴ होता तो और पास आ जाता, थोड़ा और पतला हो जाता, है कि नहीं? अब हमें इतना पतले मोटे की टेंशन तो है नहीं, हमें इतनी पतले मोटे की टेंशन तो है नहीं, हम नाप तोल के तो बना नहीं रहे। तो अगर x की पावर इवन होगी ना भाई, x² हो, x⁴ हो, 6 हो, ऐसे कितनी भी 8 हो 10 हो बढ़ती जाए, तो शेप ये पैराबोला जैसी ही बनती है। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है देखो, समझ सकते हो आप भाई। y = x² का ग्राफ आप बनाते थे तो क्या होता था? सोचो, जब x को आप 0 डालते थे तो y भी 0 आता था। जब आप x को 1 डालते थे, 2 डाल लो, x को 2 डालोगे तो y कितना आएगा? 4, है ना? तो अपनी कैसे बनता है? एक काम करते हैं, एक बारी बना ही लेते हैं ठीक से। देखो, जैसे आप y = x² का ग्राफ बना रहे हो, मान लो जब आप x को 0 डालते थे तो 0 आता है, जब आप x को 2 डालोगे तो y क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? तो ये कुछ ऐसे जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो आप बना रहे होते ग्राफ y = x⁴ का, तो जब आप 0 डालते तो 0 ही आता, जब आप x को 0 डालते y 0 आता, पर जब आप x को 2 डालोगे तो y सीधा क्या हो जाएगा? बोलो, 16 हो जाएगा। सीधा कहाँ जाके मिलेगा? कहीं 16। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो y की तरफ आ जाएगा ग्राफ। आप पॉइंट रख के बना के देख सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखनी है बात कि भैया x⁴ 2 हो, 4 हो, 8 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, x² हो, x⁴ हो, x⁴ 6 हो, 8 हो, सब में ऐसी ही शेप बनेगी। ठीक है ना? मान लो अगर ये x² का ग्राफ है, बाहर वाला y = x², तो ये x⁴ का कह सकते हो आप ग्राफ, और अंदर कर दोगे और पतला कर दोगे तो x⁴ का ग्राफ हो जाएगा। शेप ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो याद रखनी है बात ये। तो ये हमने बना रखा है x⁴ का ग्राफ। ठीक है ना भाई? ये पतला है कि मोटा है वो तो तब पता चलेगा ना, जब हम इधर पॉइंट दिखाएंगे सारे, वो हम दिखा ही नहीं रहे, तो शेप तो वही बननी है। बन गया y = x⁴ का ग्राफ। 2 लाइन्स हो रहा है, एक x = 1, एक x = 5। तो x = 1, x = 5, तो ये वाला पैराबोला x = 1, x = 5 और x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है? ये वाला। तो ये एरिया अपने को निकालना है, बस ख़त्म। ये एरिया निकालना है तो बहुत ही सिंपल हो गया, होगा कि नहीं? सीधा एरिया क्या निकल जाएगा अपना, आपको पता ही है इतना तो, 1 से 5। सही है कि नहीं? 1 से 5 तक करेंगे इस कर्व को इंटीग्रेट, तो अंडर द कर्व एक्सिस के ऊपर ये एरिया निकल जाएगा। और ये वाली कर्व के y की वैल्यू क्या है? x⁴। ख़त्म, सिंपल है ना भाई? हो गया क्वेश्चन। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, क्या कह रहा है ये?
स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको बहुत सारे मॉड वाले करा रखे हैं कि भाई इसकी ज़ीरो क्या है, ये कब ज़ीरो हो रहा है, जब x को -3 डालेंगे और y आ जाएगा ज़ीरो। तो ये -3, 0 जो हमारा पॉइंट है उस पर v बन जाएगा। यही बनता है ना मॉड का ग्राफ, बना दिया बस। और क्या कह रहा है ये इक्वेशन कैसे लिखी है आपको पता ही है, पता है ना, इसको रीडिफाइन करना तो आता ही है। कैसे करते हैं कि x अगर क्या होता है, दिखा दो रीडिफाइन करके। वैसे तो आप लोगों को ये बहुत आता ही है अच्छे से कि भैया इसको रीडिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और नेगेटिव होगा व्हेन x इज़ लेस देन -3। सही है ना। यहाँ पे देखो -3 से ज़्यादा हो रही है x की वैल्यू, तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी उसमें y किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 3 के, क्योंकि x -3 से ज़्यादा है ना। इधर आप देखो x की वैल्यू -3 से कम जा रही है, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रही कि x अगर -3 से कम है तो y किसके इक्वल है, इसके। ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आएगी सारी कहानी। अब वो क्या कह रहा है, -6 से 0 तक इसको इंटीग्रेट करो, -6 से 0 तक। तो अगर हम ऐसे समझे ग्राफ में तो उससे क्या निकलेगा, -6 से 0 तक इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये सारा एरिया निकालना है और क्या करना है कि नहीं। वो तो इसने फिगर बनाने के लिए कहा था, अगर ये फिगर बनाने को नहीं कहता तो हम इसकी इंटीग्रेशन तो वैसे ही कर देते, नहीं कर देते भाई। -6 से 0 तक करनी है तो -6 से -3 तक अलग करते और -3 से 0 तक अलग करते। ये तो आपने पढ़ा ही है उसमें, किस में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। भाई ये मॉड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो पहले हम उसको रीडिफाइन करते हैं कि नहीं करते। तो -6 से -3 तक यानी -3 से कम है तो ये फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी। ठीक है। फिर उसके बाद -3 से 0 तक यानी -3 से ज़्यादा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, ख़त्म। ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है ना। उसने कहा था -6 से 0 तक करो, तो हमें दिख रहा है -6 से 3 तक इक्वेशन अलग है और -3 से 0 तक इक्वेशन अलग है, तो अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, ख़त्म, इजी। अब देखो भाई, ये देखो कह रहा है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 3 लाइन्स। इन 3 लाइन्स से जो एरिया निकलेगा, ट्रायंगल ही बनेगा ऑफ कोर्स, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा ध्यान रखना, उसने ये 3 लाइंस की बात करी है, तो आप एक्स और वाई एक्सिस को मत देखना, कहीं आप एक्स वाई एक्सिस के साथ देखने की कोशिश करो कौन सा एरिया आ रहा है। आपने देखना ये तीनों लाइन जो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है उसका एरिया निकालो। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेता हूँ इसकी। दोनों तरफ अगर इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, x/2 y/2 इज इक्वल टू y/2 क्यों आएगा भाई, y/4 आएगा इज इक्वल टू 1। सही है। इसको 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। इस वाली को 5 को उधर ले जाऊँगा, -5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x/-5 है ना, और 3 y/5। समझ गए भाई क्या किया, एक स्टेप मैं खा गया हूँ, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। इसको वहाँ ले गया, -5 हो गया, फिर दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी ये सही फॉर्म में नहीं है क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए और यहाँ y के साथ ये 3 नहीं होना चाहिए, तो इस 3 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, 5 के नीचे। तो हमारी फाइनल जो ये वाली तो सही है, ये वाली क्या हो जाएगी, x/2 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1। और ये वाली क्या हो जाएगी भाई, ये तो चलो इसको रहने देता हूँ ऐसे ही, x/2 y/4 इक्वल टू 1। ये हो गई x/-5 y/5/3 इज इक्वल टू 1। सही है। तो ये तीनों अपनी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गए। अब हम इन तीनों का ग्राफ बना सकते हैं। भाई इस वाली में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को 2 पे काटेंगे, वाई को 4 पे ज्वाइन करके लाइन बना देंगे। सेम इसमें करेंगे, सबके इंटरसेप्ट तो पता ही है हमें। ठीक है, उन्होंने पहले से ही बना के रख दिए हैं। एक लाइन थी, एक्स को 2 पे काटो, वाई को 4 पे, और ये बना दो। ठीक है, उसकी इक्वेशन ये थी। एक लाइन थी, एक्स को -5 पे काटो, वाई को 5/3 पे, और ये बना दो, उसकी इक्वेशन ये थी। एक लाइन ये थी, x को 2 पे काटो, y को -3 पे, ये बना दो। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन थी। तो मैंने तीनों लाइंस आपकी बना दी हैं, कैसे बनाई हैं वो भी आपको बता दिया, तीनों पे इक्वेशन भी मार्क कर दी। सही है भाई।
अब हमें इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको शेड कर देते हैं पहले ज़रा, ये एरिया निकालना है मेरे भाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके लिए मुझे एक तो ये पॉइंट चाहिए होगा और एक ये पॉइंट चाहिए होगा, चाहिए होंगे ना दोनों पॉइंट, क्योंकि जो भाई शेडिंग शुरू हो रही है वो इस पॉइंट के बाद ही शुरू हो रही है और इस पॉइंट से पहले तक हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट मुझे चाहिए होंगे, क्या है निकाल लेता हूँ। ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो इस वाली लाइन का है ना, और एक इस वाली का। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स की, सही है। एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, जो तुम्हें लगाना है लगा लो। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके अपना एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की भी निकल जाएगी, हमें करने क्या है, हमें तो एक्स चाहिए बस। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स निकाला जा सकता है आराम से, मुझे तो लग रहा है निकल जाएगा भाई। कौन कौन सी इक्वेशन है, एक है एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सही है, सही है भाइयों। एक काम करता हूँ, इसको भी, इस वाले 5 को भी उधर ले जाके -5 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो। ये तो कैलकुलेशन है सिंपल यार, तुमको भी आती होगी, इतना तो अब तुम पढ़ ही चुके हो सब, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। या तो एक काम करो कि ये y की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, है ना, यही बेस्ट है क्या। या फिर एलिमिनेशन से कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 3y कट जाएगा, सही है ना। जैसे मर्जी कर लो, जैसे तुम्हारे को सूटेबल लगे भाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, ये 3y कटता हुआ दिख गया, ये क्या आ जाएगा x और ये हो जाएगा 6x, तो टोटल कितना हो गया 7x, कितना हो गया 7x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा -5 और ये 12, तो कितना आ जाएगा 7, तो x आ गया 1, सही है। यानी कि ये तो x हो गया 1 भैया, ये तो हमें मिल गया 1, सही है ना। इस वाली लाइन को और इस वाली को सॉल्व किया तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आ गया। अब ये वाला पॉइंट चाहिए, इसके लिए इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, कर लो। क्या है, एक है x माइनस 3y इक्वल टू -5, एक है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, कर दे इनको भी सॉल्व। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया और माइनस कर दिया इनको, सही है। अब ये 6y कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -9x, तो कितना आ जाएगा -7x, सही है, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 18 हो जाएगा, -10 -18 -28, तो x आ गया भैया 4। तो अब हमें ये पॉइंट भी पता लग गया, ये 4 है, बस अब तो हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया ना कैसे निकाले हैं, सिंपल कैलकुलेशन थी, तो इनको हटा देता हूँ मैं, अब बच्चों वाली बातें थी ये तो, ठीक है। अब अपने को ये एरिया निकालना है तो निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, देखो भाई इस तरीके से तुम्हें लिख के दे देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा इजी लगे, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ ए, इस वाले को, ठीक है। इस पॉइंट को लिख देता हूँ बी, ठीक है, और इस पॉइंट को लिख देता हूँ सी। अब देखो ताकि तुम्हें समझ में आए कैसे निकल रहा है एरिया, मैंने कहा थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। तो 1 से 4 तक अगर हम y ऑफ ए बी निकाल लें तो बताओ कौन सा एरिया निकलेगा, सोचो। अगर हम 1 से 4 तक इस ए बी को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का सारा एरिया निकल जाएगा, यानी ये सारा, है ना। यानी ये और ये फालतू में आ गए, तो हम इनको हटा देंगे। अगर मैं 1 से 2 तक ए सी का एरिया निकालूं तो ये निकलेगा ना, जो अपने को नहीं चाहिए था उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 1 से 2 तक y ऑफ ए सी, समझ गए, और माइनस कर देंगे 2 से 4 तक y ऑफ बी सी, समझ गए ना भाई। पहले 1 से 4 तक हमने सबसे ऊपर वाली जो लाइन ए बी है उसको इंटीग्रेट करा,
ताकि उसके नीचे का सारा एरिया हमें मिल जाए। फिर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फालतू में आ गया जो हमें नहीं चाहिए, तो ये एरिया माइनस करना था। तो ये एरिया निकलेगा कैसे, 1 से 2 तक AC को इंटीग्रेट करो ताकि उसके नीचे का ये एरिया निकल जाए। कर लिया और उसको माइनस कर दिया, ये तो गया। अब ये वाला भी नहीं चाहिए था हमें, ये कैसे निकलेगा, ये देखो BC है ना ये, तो 2 से 4 तक BC का एरिया निकालो ताकि ये निकल जाए, फिर उसको भी माइनस कर दो, बस ख़त्म। अब ये वैल्यूज़ तो पुट कर ही लोगे भाई। 1 से 4 तक y ऑफ AB, ये जो AB है इसके y की वैल्यू इधर से देख लो क्या आ रही है, क्या आ जाएगी y की वैल्यू, x + 5/3 आ जाएगी ना। -1 से 2 तक y ऑफ AC, ये रहा AC, इसके y की वैल्यू, AC ये वाली लाइन है ना, इसके y की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 - 2x, और माइनस करना है 2 से 4 तक। 2 से 4 तक किसे माइनस करना था, इसको। इसके y की वैल्यू क्या दिख रही है, 3x - 6/2। सही है, इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लोगे। हो गया भाई, ये क्वेश्चन ख़त्म, समाप्त। बढ़े आगे, चलो। अब ये देखो, कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve y = x³ x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस। ठीक है भाई, सबसे पहले तो x और y एक्सिस बना लेता हूँ। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन में पहले से ही बना के रख देता हूँ, भूल गया इस बार ही बनाना, चलो कोई बात नहीं। ये बन गया भैया अपने x और y एक्सिस। ठीक है भाइयों, x एक्सिस y एक्सिस। अब चलो आपको पहले मैं एक चीज़ और सिखा देता हूँ, इस क्यूब का क्या करना है, ग्राफ कैसे बनाना है। एक तो ये है कि पॉइंट रख के बना लो आप, छोटे बच्चे जैसे डब्बा बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। जब आपके पास पावर ऐसे होती है ना उल्टी पुल्टी कुछ, देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब y और x की पावर 1 होती है तब तो सिर्फ 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, क्योंकि y और x की पावर अगर 1 है इसका मतलब लाइन बनेगी, तो वो तो 2 पॉइंट से बन जाएगी सीधी सीधी। पर अगर पावर बेटा 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ है, तो हमेशा कोई कर्व बनती है टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं कैसी बनती है, तो वो 2 पॉइंट से नहीं बन पाती। तो जब आपको ऐसे कुछ और पावर दे रखी हो ना 1 के अलावा, तो मिनिमम 5 पॉइंट्स लिया करो। 5 पॉइंट क्या होते हैं, एक तो 0 ले लिया करो, जिससे आपको पता लग जाएगा ये ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे आपने x को 0 डाला तो y 0 आ रहा है, मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास करेगी। x को 1 डालोगे तो y कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। x को 1 डालेंगे, लिख लूँ एक बार ऐसे सारी चीज़ें क्या क्या आ रहा है देखो। इसके लिए बना रहे हैं हम, ठीक है, y = x³ के लिए। तो 0 डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, -1 डाल लो, -2 डाल लो, तो देख लो क्या आ रहा है। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, और ये -1 और ये -8। सही है ना भाई। 0 डालेंगे तो 0 ही तो आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 8, बस ऐसे ही ये पॉइंट डाल दिया। इससे क्या होता है, एक तो ये पता लग जाता है ये ओरिजिन से जाएगा कि नहीं, दूसरा ये भी पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड किस तरफ से किस तरीके से घूमेगी कर्व। जैसे अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा खुद आप सोच सकते हो। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो पॉइंट प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। पहला पॉइंट क्या है, 0 0, ठीक है। दूसरा क्या है, x अगर 1 है तो y भी 1 है ना, यहाँ कहीं हो गया। तीसरा क्या है कि x अगर 2 है तो y 8 है, कहीं ऊपर होगा ना 8, ऐसा ले लेता हूँ भाई। मैंने तो अपना छोटा बनाया ये y, तो 2 है तो y तो कहीं ऊपर मिलेगा ना 8, इससे भी ऊपर ही मिलेगा बल्कि, तो मैंने यहाँ ऊपर बना दिया फ़िलहाल, ये 8 है मान लो, चलो। और आगे x -1 तो y -1, x -1 तो y भी -1, यानी ये वाला पॉइंट। फिर x -2 तो y कितना है, तो भी y -8 है, यानी बहुत नीचे मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे है ना, यहाँ कहीं मिलेगा मान लो, तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि भाई y को आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ कहीं मान लो -8 होगा, तो -2 पे -8। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ऐसी कुछ फिगर बनेगी, है ना, कर दे ज्वाइन, ऐसी कुछ बनेगी।
तो ये बन गई अपना किसका ग्राफ भाई, ये अपना ग्राफ बन गया बच्चों y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, ऐसे बनता है। एक तो ये हो गया कि आप ऐसे बना लो, कभी कभी x इक्वल टू वाई क्यूब भी आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं बनेगा कहीं आप ऐसे ही बना दो, वो ऐसा बनता है। आप पॉइंट रखोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक, ये तो हो गया पॉइंट रख के बनाना, एक आपको मैं फंडा बता रहा हूँ कैसे बनता है। देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता है, ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन बनती है, सबको पता है ये बात। ठीक है, अब अगर आपकी x की पावर बढ़ जाए ना 3 हो जाए, तो इस लाइन को थोड़ा y की तरफ घुमा दो, इधर से इसको थोड़ा y की तरफ घुमा दो। ठीक है, मान लो आपकी x की पावर 5 हो जाए, थोड़ा और y के पास ले जाओ, इसको भी थोड़ा और y के पास ले आओ, ऐसे करते चले जाओ। समझ रहे हो बात, पावर बढ़ती जाएगी। भाई एक लाल लाइन बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, देखो ऐसे सीधी लाइन बनती है हमारी, ये किसकी, y इक्वल टू एक्स की। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी x की पावर बढ़ती जाएगी ना, मान लो पावर 3 हो गई, ऑड पावर की बात हो रही है, इवन में तो ऊपर ही आ जाता है। ये इवन में क्या होता है, ये जो नेगेटिव साइड है ये भी उठ के कहाँ आ जाती है, ऊपर पॉजिटिव हो जाती है, उसी से पैराबोला बनता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, अब जैसे पावर 3 हुई तो क्या हुआ, पावर 3 हुई तो ये वाली जो लाइन है ये घूम गई y की तरफ, और ये वाली लाइन भी जो थी ये भी घूम गई y की तरफ। ठीक है, अब मान लो पावर 5 होती तो ये जो 3 वाली थी ये थोड़ी और घूम जाएगी y की तरफ, और पास आ जाएगा, पतला हो जाएगा, ये भी और पास आ जाएगा। तो ऐसी 5 हो, पावर 7 हो, तो शेप तो यही बनती है, बस थोड़ी पतली होती चली जाती है, ये y के और पास आता चला जाता है। और यहीं पे मान लो y की पावर बढ़ जाए, y की पावर 3 हो जाए, तो ये शेप x की तरफ आ जाएगी, ये भी क्या होगा, x की तरफ आ जाएगी। समझ गए ना, ये जो लाइन थी सीधी, अगर y की पावर 3 हो गई तो ये x की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे ये भी जो थी ये x की तरफ मुड़ जाएगी। सही है, ऐसी y की पावर अगर 5 होगी तो और मुड़ जाएगी, और ज़्यादा मुड़ जाएगी, पतला हो जाएगा और। ठीक है, इस तरीके से बनता जाता है, ऐसे बनते हैं ग्राफ बच्चों ऑड पावर के। इवन का आपको पहले ही बता दिया, अभी पैराबोला जैसा होता है ना, पतला होता चला जाता है। समझ गए भाई, तो अब ये लाल वाली लाइन हटा दूँ फिलहाल के लिए, ये तो इस क्वेश्चन में नहीं बनानी थी ना। ये अपना बन गया एक्स क्यूब का ग्राफ। अब क्या है, दो लाइन्स है हमारे पास, एक x इक्वल्स टू -2, एक x इक्वल्स टू 1, बना दो। उसमें क्या है, x इक्वल टू 1 की लाइन कैसे बनती है, x को 1 पे काटते हुई सीधी सीधी बन जाती है ऐसे। और x इक्वल टू -2 की लाइन कैसे बनती है, x को -2 पे काटते हुई सीधी सीधी बन जाती है, ऐसी बनती है ना। अपनी तो टेढ़ी बन गई, पर आप काम चला लो। अब एरिया कौन सा निकालना है, ये और ये एरिया निकालना है। ठीक है ना, ये पॉइंट तो पता है, ये -2 है पॉइंट, ये 0 है और ये 1 है, बस अब एरिया निकाल लो। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना इस कर्व की इक्वेशन, तो आपको दिख रहा है अब तो कि नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ कि भाई जो एरिया हम निकालेंगे 0 से 1 तक, इधर देखो, ध्यान से देखो भाई, 0 से 1 तक तो इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए ये, और ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 0 से 1 तक तो सीधा सीधा इसको एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दो, हो गया। प्लस इधर देखो अब -2 से 0 तक वही तो सेम कर्व चल रही है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो -2 से 0 तक भी उसी को करेंगे इंटीग्रेट, एक्स क्यूब को। लेकिन किंतु परंतु ये जो एरिया है ये एक्सिस के नीचे का एरिया है, और क्योंकि ये एक्सिस के नीचे का एरिया है तो ये नेगेटिव निकल जाएगा, पर हमें तो ऐड करना है, तो क्या करते हैं इसके लिए भाइयों, मॉड लगा देते हैं। सही है कि भाई इसकी इंटीग्रेशन करो, जो भी आएगी उसको पॉजिटिव करके इसमें ऐड कर देना, निकल गया भाई एरिया। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये आ गया, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, इस कर्व से जो बनेगा और एक्स एक्सिस से और इन दोनों से। सबसे पहले ये क्या है, आधा मॉड में आधा नहीं है, तो इसको रीडिफाइन करते हैं, थोड़ा सा करें। क्या है देखो, y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, रीडिफाइन कर लेते हैं इसको। एक बारी x लेस देन 0, एक बारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गया ना, मॉड में तो सिर्फ x है तो इसी को तो रीडिफाइन करूँगा। इसकी 0 क्या है, 0 ही है, तो एक बारी लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन 0।
जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x को माइनस एक्स लिखते हैं, और बाहर एक प्लस x है ही, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? समझे कि नहीं भाई? भाई जब x लेस देन 0 होता है तो इस मॉड x को हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स, साथ में ये वाला x है ही, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x को प्लस x लिखते हैं, ये वाला x साथ में है ही, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर। सही है? तो ये हमें दो पैराबोला नहीं दिख गए, एक तो दिख गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक दिख गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दिख गए कि नहीं, कि भाई दो पैराबोला दिख रहे हैं, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन इनकी लफड़ा ये है कि इनकी एक औकात है, ये उससे बाहर नहीं जा सकते। कि भाई ये वाला पैराबोला कब बनेगा, ये वाला पैराबोला तब बनेगा जब x लेस देन 0 होगा, और ये वाला पैराबोला कब बनेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना? दो पैराबोला बनाने हैं, पर दोनों को लिमिटेड बनाना है। कैसे, देखते हैं, देखते हैं भैया कैसे बनाएंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, ये बन गए। ठीक है भाई, अब जो पैराबोला मेरे को ये बनाना था, पहले चलो बनाता हूँ पैराबोला सिंपल। देखो ये पैराबोला कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो पैराबोला है बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ऐसे बनना है, ऐसे बनना है ना, बना देता हूँ, ऐसे बनेगा। लेकिन ये पैराबोला तो वहीं बनाना था जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, यानी इधर इधर बनाना था सिर्फ, ये वाला। इधर इस तरफ क्या है, इस तरफ तो x लेस देन 0 होता है ना, तो ये पैराबोला तो नहीं बनाना चाहिए था इधर, मतलब ये साइड नहीं बनानी थी। हटाओ भाई इसको, फालतू में बना दी। क्या करा है, फालतू में बना दी भाई। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही बनेगा, समझ गए ना? बनना था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरा, पर ये पूरा क्यों नहीं बना, क्योंकि ये वाला पैराबोला तभी बनेगा जब x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 इस तरफ होता है, इसलिए इसको तो रख लिया और इस वाले को हटा दिया। ठीक है, ऐसे ये कौन सा पैराबोला है, ये भी y के अलॉन्ग है, पर ये नीचे जाता है, तो ये पूरा ऐसे बनना चाहिए था, है ना? लेकिन ये सिर्फ वहाँ बनेगा जहाँ x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 यहाँ होता है ना, इसलिए इस साइड रख लेंगे और इस साइड वाले को मिटो देंगे, हटा देंगे इसको। तो भैया ये बनेगा सिर्फ इस साइड, तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये बनेगी भैया इसकी फिगर। और क्या चीज़ें हैं इसमें, अब देखो लाइनें हैं हमारे पास दो, एक है x इक्वल टू माइनस वन। अच्छा, इनकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस वाले की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दो अलग अलग है ना ये कर्व। ये क्या है, ये वाली है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की। अब दो लाइन है, एक x इक्वल टू माइनस वन, एक x इक्वल टू वन, तो ये तो सीधी सीधी बन जाती हैं यूँ, है ना? एक अपनी x इक्वल टू वन की लाइन हो गई ऐसे, और एक हो गई x इक्वल टू माइनस वन की लाइन। अब हमें एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ, तो कौन सा एरिया हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। सही है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ख़त्म। अब ये एरिया अपने को निकालना है, तो निकाल लो भाई, इसमें क्या है, निकल जाएगा। नहीं, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो माइनस वन से ज़ीरो तक, माइनस वन से ज़ीरो तक इस वाली कर्व को इंटीग्रेट करना है ना? तो इस कर्व के y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो एरिया है एक्सिस के नीचे का है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो क्या करूँ, मॉड लगा देता हूँ, है ना? जब भी एक्सिस के नीचे का एरिया निकालना है मॉड लगा दो उस पर। प्लस 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तो सिंपल इस कर्व की इंटीग्रेशन करनी है। इस कर्व की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, समाप्त। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है भाइयों, देखो पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो जरा, मैं एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ। देखो भाई,
क्या कह रहा है ये, कॉस एक्स बनाना है, साइन एक्स बनाना है, 0 से 90 तक ही बनाना है बस, पूरा नहीं बनाना। वैसे तो आपको पता है साइन का ग्राफ ऐसे बनता चला जाता है, पीछे भी बनता चला जाता है ना। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। तो हमें पूरे बनाने ही नहीं है, हमें सिर्फ 0 से 90 तक बनाने हैं। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये अपना 0 डिग्री है, ये वैल्यू 1 हो गई y की, ये 90 हो गया है ना। साइन का ग्राफ 90 तक कैसे जाता है आपको पता ही होगा कि 0 पे तो 0 होता है, 90 पे बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है, यूँ बनता है। तो ये अपना साइन एक्स का ग्राफ है ना। कहाँ तक बनाना है हमें, 90 तक, बस 90 पे 1 हो जाएगा। और फिर कॉस एक्स का ग्राफ क्या है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे तो 1 होती है और कम होते होते 90 पे 0 हो जाती है। तो ये बन गया अपना कॉस का ग्राफ। ठीक है, ख़त्म कहानी। ये वाली कर्व कौन सी है अपनी, लिख देता हूँ। ये वाली कौन सी है, y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है ना, ये वाली। और ये वाली कौन सी है, ये वाली भाइयों, y इक्वल टू साइन एक्स। दोनों बन गए। सिर्फ हमें कहाँ से कहाँ तक बनाने थे, 0 से 90 तक। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का एरिया निकालो। अब इन दोनों के बीच का एरिया तो ये भी है और ये भी है कि नहीं। हमें y एक्सिस के साथ बोल रहा है वो, तो y के साथ तो ये वाला है ना। क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, पेपर में ये भी हो सकता है वो x एक्सिस के साथ एरिया पूछ ले, तो आप ये वाला निकालोगे। फ़िलहाल उसने y के साथ पूछा है तो ये निकालना है। तो अभी अपने को कौन सा एरिया निकालना है भाइयों, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया इस क्वेश्चन में। तो निकल जाएगा आप तो बिंदास, क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट, ये वैसे π/4 होता है अगर आपको पता हो तो। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पॉइंट। तो दोनों कॉस और साइन कहाँ पे इक्वल होते हैं आपको पता नहीं है, 45 पे इक्वल होते हैं। दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, नहीं तो निकाल लो। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ कॉस एक्स रख दो, कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो कब इक्वल होते हैं, 45 पे। x आ गया π/4, ये पॉइंट π/4 हो गया। अब एरिया निकाल लो। अब ये देखो ये एरिया क्या है, दो कर्व के बीच का एरिया ही तो है। और कहाँ तक चाहिए, बस 0 से 45 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, 0 से π/4। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं, क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर। अपर कौन सी है, कॉस एक्स। ऊपर कौन सी कर्व है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स में से साइन एक्स माइनस कर देंगे, बस हो गई, हो गया भाइयों क्वेश्चन। समझ गया ना भाई। भाई अपर कर्व ये है कॉस एक्स, तो जब मैं 0 से 45 तक कॉस एक्स को करूँगा तो ये सारा एरिया आ जाएगा, है ना। यानी ये शेडेड भी आ जाएगा और फालतू का ये भी आ जाएगा। तो ये फालतू वाला हटाना है, ये कैसे आएगा, 0 से 45 साइन को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये साइन है, उससे ये आ जाएगा, है ना। तो कॉस से ये सारा आया, साइन से नीचे वाला आया, माइनस करा, ये बीच वाला आ गया। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ख़त्म। समझ गए ना। ये हमें निकालना था y एक्सिस के साथ। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता उसने x के साथ वाला ये वाला पूछा हो तो ये भी निकाल ले क्या, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा पर हम निकाल लेते हैं। ये ब्लू वाला एरिया भी मान लो उसने x के साथ वाला पूछा होता तो कैसे निकलता, देखो सिंपल है। ये अलग चीज़ है थोड़ा। 0 से 45 तक आपको किसके नीचे शेडिंग दिख रही है, साइन के नीचे, है ना। और 45 से 90 तक किसके नीचे दिख रही है, कॉस के नीचे। तो इसमें ऐड करके निकलेगा। ये जो ब्लू वाला एरिया कैसे निकलेगा, 0 से 45 तक इंटीग्रेट करो साइन एक्स को, प्लस 45 से 90 तक इंटीग्रेट करो कॉस एक्स को। ठीक है ना भाई। 0 से 45 तक साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो ये एरिया आ जाएगा ना, और 45 से 90 तक कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा। दोनों ऐड करूँगा, ब्लू वाला एरिया आ गया। ठीक है, हो गया भाई। तो एनसीईआरटी से चैप्टर ख़त्म हो गया मित्रों। आज आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं, क्या करोगे भाई होमवर्क में, आज आप होमवर्क में कर सकते हैं चैप्टर कंप्लीट एनसीईआरटी से, यानी मिसलेनियस विद एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वाले भी कर लेना भाई, छोड़ मत देना उन्हें। ठीक है, तो एनसीईआरटी से अपना चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के बाहर के, जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अलविदा भाइयों।